नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल की। चूंकि सीमांचल में लगातार 2 दिनों से कल कटिहार और आज पूर्णिया और अररिया जिला, इन 3 जिलों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कवर कर रहे हैं। अररिया कटिहार को कवर कर लिया, पूर्णिया और अररिया में आज ये यात्रा चल रही है। पूर्णिया से अब अररिया की तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा है वो कूच कर गई है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, केवल किशनगंज को छोड़ दिया गया है, न जाने किन कारणों से। चूंकि महत्व ये है कि 2 जिले ऐसे हैं जहां 7-7 विधानसभा सीट हैं, एक जिला ऐसा है जहां 6 विधानसभा सीट है। किशनगंज में सबसे कम 4 विधानसभा सीट है। शायद हो सकता है यही कारण हो, और दूसरा एक और कारण है कि किशनगंज में चूंकि कांग्रेस लगातार मजबूत है तो इसका भी एक असर हो सकता है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने एक जो आंधी लेकर आई है सीमांचल में एक तरह से कह सकते हैं आपकी आंधी चल रही है कांग्रेस, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पक्ष में। तो उसके कौन कौन से तत्व हैं, किन कारणों से इस ये आंधी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, एक दूसरा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे कैसे न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि AIMIM को भी बहुत बड़ा नुकसान होना लगभग तय है। क्यों तय है, आप इसको समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि सीमांचल में 24 विधानसभा सीट, ठीक है, सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों में से ये जो यात्रा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, जो वोटर अधिकार यात्रा है, 24 में से 7 विधानसभा सीट को कवर किया है इसने, ठीक है। और बंटवारा कैसे है आप देखिए। कटिहार में अगर ये 4 विधानसभा सीट को कवर किया, बरारी, कोढ़ा, कटिहार और कदवा, ठीक है। कटिहार शहर, कदवा विधानसभा सीट, आपको पता है कदवा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। तो कैसे 5 वर्षों के अंदर ये सीमांचल की राजनीति को राहुल गांधी ने बदला है और उसमें तेजस्वी यादव का भी अब सहयोग लिया है। उसको समझने के लिए सबसे पहला कदम राहुल गांधी को आप याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव के समय ही बिहार में विधायक दल के नेता को राहुल गांधी ने बदला था और शकील अहमद खान जो कदवा के विधायक हैं उनको ही विधायक दल का नेता बनाया था। एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखिए। इसलिए सीमांचल में कांग्रेस की जो आंधी है उसके पीछे केवल राहुल गांधी है। उस बात को मैं आपको दिखा रहा हूं, उस विषय को समझिए कि सबसे पहला काम राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये किया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को बदलकर शकील अहमद खान को लेकर आए, जो कि कदवा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं कटिहार जिले में। साथ ही आपको याद है तारिक अनवर की भी कांग्रेस में पहले ही एंट्री हो चुकी है। तो तारिक अनवर, शकील अहमद खान, उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव, ठीक है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस ही गिना जा रहा है। पप्पू यादव का मतलब राहुल गांधी ही गिना जा रहा है। उसका भी असर पड़ा। असर क्या पड़ा? एक तो सबसे पहला असर पड़ा कि जिन कारणों से मुस्लिम वोट महागठबंधन को छोड़कर जा रहे थे, AIMIM को मुस्लिम वोट जाने का कारण क्या था ये बताइए। आपने देखा, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर कुछ हद तक 2024 का भी लोकसभा चुनाव, कारण क्या था कि मुसलमान AIMIM की तरफ मुखातिब हुए और यादव जाति के लोग बीजेपी की तरफ मुखातिब हुए। कारण क्या था? कारण यह था कि कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो दोनों पक्षों में स्वीकार्य हो सके। महागठबंधन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों मतदाताओं के बीच स्वीकार्य हो सके, जिसे स्वीकार्यता मिले। यहीं पर पप्पू यादव का महत्व समझ में आता है। जो राहुल गांधी, मैंने बताया ना कि सीमांचल में ये जो आंधी है उसके पीछे राहुल गांधी है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी के प्रति एक तरह से ये झुकाव, कांग्रेस पार्टी में शामिल होना। ठीक है, कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़ पाए पूर्णिया से, लेकिन
इस बात, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता लगातार रही कांग्रेस के प्रति, लगातार रही राहुल गांधी के प्रति, लगातार रही प्रियंका गांधी के प्रति। अब परिणाम देख लीजिए आप, चाहे वो कटिहार में कार्यक्रम रहा हो राहुल गांधी का 4 विधानसभा सीट पर, या आज का जो 5 विधानसभा सीट आज राहुल गांधी कवर कर रहे हैं, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, 24 विधानसभा सीट में 9 विधानसभा सीट को कवर कर रही है ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। तो अब इसमें समझिए कि क्या हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, क्यों भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के लिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वज्रपात है। ये इस आंधी में ये लोग, इन लोगों का कितना नुकसान होना है अगर ये लोग अब क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई क्या करती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे AIMIM अपने पुराना जो पिछला बार का स्कोर कार्ड है उसका 5 विधानसभा सीटें जीती थी, उसको क्या बरकरार रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और क्यों, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले समझिए किस तरह से घेरने का प्रयास हुआ है। ठीक है, आप जिन 9 विधानसभा सीट की आप बात कर रहे हैं, जिधर से राहुल, पहले समझिए कि 24 में हुआ, 20 में हुआ था क्या, 20 में 24 विधानसभा सीटें हैं और 24 विधानसभा सीटें में बीजेपी लड़ी थी। आप तब समझ पाएंगे इधर का भी। पहले एनडीए का समझिए, पहले क्या हुआ था कि बीजेपी ने 11 विधानसभा सीट लड़ी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, 11 में 8 जीत गई थी बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए आप। मैं जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझिए, बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्यों बेहतर था, इसलिए बेहतर था कि वहां पर कंप्लीट केवल ध्रुवीकरण हुआ था, और जब जब ध्रुवीकरण यदि हिंदू और मुसलमान में होगा तो फिर नुकसान किसका होगा, महागठबंधन का होगा। लेकिन यदि महागठबंधन के पास मुसलमानों का थोक वोट प्लस हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हो पाता तो फिर महागठबंधन को फायदा होगा। तो पप्पू यादव वो चेहरा है जो कि ये काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आप देखिए आरजेडी के जो मुस्लिम नेता के आगे रहने का नुकसान और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के आगे रहने का फायदा महागठबंधन को क्या मिलता है कि तारिक अनवर के खिलाफ या शकील अहमद खान के खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं होता, लेकिन वही तस्लीमुद्दीन के बेटों के खिलाफ, तस्लीमुद्दीन के बेटों के खिलाफ या जाकिर हुसैन खान के खिलाफ, समझ में आ रहा है, ध्रुवीकरण होता है। मतलब आरजेडी के से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मुस्लिम नेता हो, उनके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है। सहमत है या नहीं है कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा कारण, इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, अकेले में 11 सीट लड़कर 8 जीती थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, बीजेपी के साथ थी, गठबंधन में थी, फिर भी नहीं रहा। 2 कारण था, एक तो जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं हुआ, दूसरा जदयू के खिलाफ लोजपा भी कई विधानसभा सीट पर हराने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार ने किया था, ठीक है। तो और वीआईपी 2 लड़ी थी, मुकेश सहनी की पार्टी, दोनों खलास हो गई। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट लड़ी थी, खलास। मतलब 24 सीट में 12 सीटें, 8 और 4 एनडीए जीत गई। अब जो शेष बची 12 सीटें, उसमें 5 सीट तो सबसे पहले ले गई AIMIM, बच गई 7 विधानसभा सीट। 7 विधानसभा सीट में आप ध्यान दीजिए कि हुआ क्या कि 11 लड़ी आरजेडी, 11 लड़ी वैसे ही जैसे महागठबंधन एनडीए में 11 बीजेपी लड़ी, 10 जनता दल यूनाइटेड लड़ी। यहां क्या हुआ कि 11 आरजेडी, 11 कांग्रेस 11 में 5 जीती, 7 में 5 जीती, 7 सीट मिला था महागठबंधन को, 5 कांग्रेस, 11 लड़कर 5 कांग्रेस, और आरजेडी 11 लड़कर केवल 1, और वो भी एक संजोग से मिला था। इसलिए मिला था कि बीजेपी का एक गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैंने कई बार कहा है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। इससे यह स्पष्ट हो गई कि फिर एक बार वहां वो सीट, ठाकुरगंज की विधानसभा सीट किशनगंज जिला में वो जाने वाली है जनता दल यूनाइटेड को, और वहां से इस बार ठाकुरगंज से मतलब जो पिछली बार ठाकुरगंज विधानसभा सीट से लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, ठीक है, तो उनके वो लड़े थे नौशाद आलम, और इस बार नौशाद आलम के बदले गोपाल अग्रवाल
उम्मीदवार होंगे ये लगभग स्पष्ट हो गया है, चूंकि आज गोपाल अग्रवाल जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और कहा जाता है कि आरजेडी ने लड़वाया था उनको, तो वो गोपाल अग्रवाल जो पहले एक बार विधायक भी रहे हैं, 2005 की बात है जब वो एमएलए भी रहे हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। अब देखना है कि वहां पर नौशाद आलम कौन सा खेल करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो वहां आरजेडी जीती उसके पीछे एक बड़ा कारण था गोपाल अग्रवाल का चुनाव लड़ना। अगर सीधा मुकाबला होता जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से तो शायद लगता है नौशाद आलम अगर सीधा मुकाबला होता तो शायद आरजेडी को जीतना मुश्किल होता वहां। ठीक है, तो ये स्थिति रही वहां पर। और अब हम बात करते हैं कि जिन विधानसभा सीटों से राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की ये गुजर रही है सीमांचल में, उस पर देखिए क्यों उन सीटों का चयन हुआ महागठबंधन के द्वारा। इस बात को सबसे पहले समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं 22 विधानसभा सीट से, जो कि कटिहार जिले की सीट है। 22 विधानसभा सीट, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, 22 बराड़ी विधानसभा सीट से। तो बराड़ी में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़े थे। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार लड़े और जीते थे, लगभग 10,000 वोट से जीत गए थे। वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, 71,314 वोट मिला था उनको, नीरज कुमार यादव को। तो बराड़ी विधानसभा सीट जो कटिहार में है, तो वहां आरजेडी की हारी हुई सीटें थी। ठीक है, इसीलिए वहीं से शुरुआत हुई है, हारी हुई सीटें। दूसरा सीट कोरहा में भी देखिए क्यों, आप एक चीज समझिए कि क्यों ये परिवर्तनकारी है, क्यों इसका असर, कैसे सीटों का चयन किया गया है, ये ध्यान दीजिए। कटिहार जिले में पहला विधानसभा सीट जहां बराड़ी का चयन इसलिए किया गया, वहां इसलिए कि वहां पर आरजेडी के नीरज कुमार 10,000 वोट से मात्र चुनाव हारे थे। ठीक है, तो पहला कोरहा बीजेपी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है ये सीट। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की पूनम कुमारी बड़ी नेता है, महत्वपूर्ण नेता है पूनम कुमारी पासवान, बीजेपी की कविता पासवान से पिछली बार हार गई थी। तो एक सीट बराड़ी राजद की है, ज्यादा उम्मीदें वही लड़ेंगी। दूसरी सीट कोरहा, जहां से कांग्रेस की उम्मीदवार पूनम कुमारी पासवान, ठीक है, बड़ा कद है कांग्रेस की राजनीति में कटिहार जिला में। ठीक है, तो उनके क्षेत्र में रह गई कटिहार शहर सीट। ठीक है, कटिहार शहर की सीट आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से आरजेडी राम प्रकाश महतो आरजेडी के बड़े नेता थे। ठीक है, अब देखना है कि इस बार आरजेडी किस नए उम्मीदवार को वहां से चुनाव लड़ाती है या फिर कोई अदला बदली होगी, यह भी एक देखने वाली चीज होगी। तो कटिहार शहर और चौथी सीट है, मैंने बताया, कई बार बताया है, शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता है। तो कटिहार में इन 4 विधानसभा सीट, मतलब 3 ऐसी सीटें हैं 4 में जो पिछली बार महागठबंधन नहीं जीत पाई थी। मतलब जिन सीटों को अपने पाले में लाना है उधर पूरी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो प्लानिंग बनी है ये वो प्लानिंग केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट योजना के तहत कि जिन सीटों पे हम हारे थे उन सीटों को कब्जा करना है सीमांचल में। ठीक है, तो 4 में से 3 सीट पिछली बार महागठबंधन के पास नहीं थी, केवल एक कदवा, चूंकि कदवा स्वाभाविक है विधायक दल के नेता हैं, बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, तो उनके विधानसभा सीट में थी, क्षेत्र में था ये जो वोटर अधिकार यात्रा गुजरी है। अब आते हैं, बात करते हैं पूर्णिया और अररिया की। तो पूर्णिया में अगर हम देखें तो पूर्णिया जो जिला है और पूर्णिया लोकसभा सीट में भी ये आती है। ठीक है, तो अब पूर्णिया में क्या हुआ था पिछली बार, पूर्णिया में 22 विधानसभा सीट, यहां भी AIMIM जीती थी। 22 से ही शुरुआत किया है राहुल गांधी ने। पूर्णिया में जब घुसे हैं तो पहला विधानसभा सीट है 22, वहां भी AIMIM जीती थी, ओवैसी की पार्टी। लेकिन वो अब जो उम्मीदवार हैं वो आरजेडी में आ गए हैं, लेकिन सीट में हार हुई थी वहां महागठबंधन को। ठीक है, तो 22 विधानसभा सीट पर आरजेडी के अब्दुल सुभान कई बार विधायक रहे हैं। अब्दुल सुभान 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में AIMIM के प्रभाव के कारण वो हार गए थे। तो AIMIM की चुनौती को न्यूट्रलाइज करना
यहां पर महागठबंधन के लिए सीमांचल में बहुत ही आवश्यक है बीजेपी को रोकना, साथ ही एआईएमआईएम को रोकना। जितना एआईएमआईएम आगे बढ़ेगी उतना ही बीजेपी भी आगे बढ़ेगी, याद रखिएगा। जितना आरजेडी के शाहनवाज आलम और सरफराज आलम टाइप के नेता जितना आगे रहेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझिए उस चीज को। लेकिन जितना ज्यादा तारिक अनवर, शकील अहमद खान और पप्पू यादव जैसे लोग फ्रंट पे रहेंगे उतना महागठबंधन को फायदा होगा। सहमत है या नहीं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो 82 एआईएमआईएम ने जीता था सैयद रुकनुद्दीन अहमद, लेकिन वो अब आ गए हैं इधर, ठीक है। तो ये लगभग मतलब ये सीट ऐसा है जहां से जीतेगा कोई मुसलमान ही। तो यहां पर चुनौती बीजेपी नहीं है बल्कि चुनौती एआईएमआईएम है। दूसरा विधानसभा सीट पूर्णिया सदर, बीजेपी का लगभग 25 वर्षों से वो गढ़ है। अब देखना है कि राजकिशोर केसरी को कैसे चुनौती दे पाते हैं। वहां पप्पू यादव सांसद हैं, तो क्या पप्पू यादव चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि यहां लगभग मैं बताऊं आपको ये 45 वर्ष हो गया है, 2 ही पार्टी जीती है पूर्णिया विधानसभा सीट पर, ठीक है। पूर्णिया विधानसभा सीट जो है 90 से, अनुमान लग रहा है आपको, समझिए 90 से ही नहीं, मुझे लगता है कि शायद 80 से ही 45 वर्ष हो गए। 20 वर्ष आप दे दीजिए सीपीएम को, 80 से 2000 तक 20 वर्ष, 45 वर्ष सीपीएम, 20 वर्ष और 25 वर्ष उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी। 20 सीपीएम, 25 बीजेपी। चुनौती है पप्पू यादव के लिए, बड़ी चुनौती है। क्या पप्पू यादव इस सीट को छीन पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा जो है एक चुनौती है पप्पू यादव के समक्ष। इसका जवाब केवल पप्पू यादव दे सकते हैं, समय देगा। यहां सीधा मुकाबला होगा बीजेपी का महागठबंधन के साथ। अगर एक के अलावा दूसरा कोई उम्मीदवार आ गया अगर बीजेपी के खिलाफ वोटर्स ग्रुप से, तो फिर बीजेपी की जीत पक्की, ठीक है। उसके बाद चलिए अररिया की सीट लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां जीतते आ रहे हैं, ठीक है। बदरुद्दीन, ठीक है, सॉरी मैं बताऊं आपको, अररिया से अबिदुर रहमान लगातार 2015 में भी जीते, 2020 में भी जीते हैं चुनाव। जनता दल यूनाइटेड के सगुप्ता अजीम को हराया है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए सेफ सीट है, ठीक है। ये अररिया जो है एक सेफ सीट है। यहां पर यदि चुनौती बनेगी तो एआईएमआईएम बन सकती है। यहां पर जो वहां का सामाजिक समीकरण है उसमें बीजेपी चुनौती नहीं बन पाएगी, एनडीए वहां कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये तय है। क्योंकि नए परिसीमन जो 2009 में हुआ उसके आधार पर वहां पर लगभग 65 से 68% मुसलमान आबादी है। इसीलिए बीजेपी का वहां संभव ही नहीं है चुनाव जीत पाना। कोई भी जीते, या तो कांग्रेस जीतेगी या एआईएमआईएम जीतेगी, ठीक है। दूसरा चौथा नंबर पर है जहां से राहुल गांधी की यात्रा आज गुजर रही है, फारबिसगंज विधानसभा सीट। ये भी लगभग मैं बताऊं आपको, ये सीट भी कांग्रेस जीत सकती है, ठीक है, यदि एआईएमआईएम नहीं लड़ती है। पिछली बार नहीं लड़ी थी, अब इस बार क्या करती है एआईएमआईएम? लगता है गुस्से में है, हो सकता है कुछ भी कर दे। अब सब कुछ निर्भर करता है स्थानीय उम्मीदवारों पर। यहां पर यदि कोई भी निर्दलीय अगर मुसलमान नहीं खड़ा हुआ अगर, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के जाकिर हुसैन चुनाव जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन लगातार वैसे बीजेपी जीत रही है, वहां पर कई चुनाव बीजेपी जीती है, कांग्रेस बीच में एक बाद चुनाव ही जीती है 90 के बाद। तो एक मुश्किल सीट है फारबिसगंज का, ठीक है। और नरपतगंज में आरजेडी के अनिल यादव वहां से उम्मीदवार हैं। पिछली बार बीजेपी के जयप्रकाश यादव जीते थे, ठीक है। तो ये स्थिति है वहां पर। मतलब वर्तमान में अगर हम देखें तो 82 की सीट एआईएमआईएम के पास है, पूर्णिया और फारबिसगंज की सीट, मतलब ये 5 में 2 सीट जो है वो एनडीए के पास है, ठीक है। फारबिसगंज और पूर्णिया विधानसभा सीट, सॉरी 3 सीट है
एनडीए के पास इसमें। जैसे कल जो जिन 4 सीट से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी उसमें भी 3 सीट, और आज वाले में भी 3 सीट एनडीए के पास है, 2 सीट महागठबंधन के पास है। ठीक है, महागठबंधन के पास है अररिया और बायसी वैसे जीती नहीं थी, केवल एक अररिया विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। 4 सीट में बायसी एआईएमआईएम जीती थी, और नरपतगंज, फारबिसगंज और पूर्णिया बीजेपी जीती थी। तो इसलिए ये जो आंधी है राहुल गांधी की, इसमें जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, सीटों का चयन किया गया है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए और एआईएमआईएम के लिए अपना अस्तित्व बचा कर रखना। ठीक है, और जिस प्रकार से घेरने का प्रयास है दोनों को, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सब कुछ निर्भर करेगा कि उम्मीदवारों का चयन, एक यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है, उम्मीदवार के चयन में किस प्रकार से कोई गलती तो नहीं होती है। पप्पू यादव लगातार मांग कर रहे हैं कि 24 में 16 सीटें वहाँ कांग्रेस को देनी चाहिए लड़ने के लिए। ठीक है, आरजेडी वहाँ पर त्याग करे, आरजेडी कम से कम सीट लड़े। अब देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।